Bismillahirrahmanirrahim. This is model question paper computer science for annual examination 2026 and onward. ये मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया गया है जो कि 2026 के एग्जाम में आएगा और उसके बाद वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन पेपर आएगा। ये एज ए मॉडल पेपर दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, debug and correct the following code to produce the given output। ये आउटपुट उसने दी है कि इस तरह की आउटपुट चाहिए। ये कोड में आपने क्या करना है, करेक्ट द फॉलोइंग कोड, आपने कोड को करेक्ट करना है। ठीक है, ये कोड दिया गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको रन करके बताता हूं कहां कहां पे वो मिस्टेक आ रही है, कहां कहां पे आपको इसको कोड को डिबग करना पड़ेगा। यहाँ पे एरर नंबर 1, इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये देखें वहां पे लिखा हुआ लेट 4 उसने पहले लिख दिया और वेरिएबल इसने इधर लिख दिया जो कि रॉन्ग है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, लेफ्ट साइड पे पहले वेरिएबल लिखते हैं, जैसा कि मैं ए लिखता हूं, और यहां पे राइट साइड पे मुझे कोई एक्सप्रेशन देना पड़ता है या कोई एक वैल्यू देना पड़ेगी। तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, लेट रोज वेरिएबल नेम इक्वल टू 4। ये क्या हो रही है, इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और साथ ही उसको वैल्यू भी दे रही है। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हो रही है। और सेकंड जो प्रॉब्लम है एरर नंबर 2 में इनकरेक्ट लूप कंडीशन। वहां पे लिखी हुई कंडीशन आई लेस देन 0 जो कि कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो करेक्ट कंडीशन क्या होगी, करेक्ट कंडीशन इज आई ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया इनकरेक्ट इनर लूप लॉजिक। इनर लूप शुड प्रिंट स्टार इक्वल टू द रो नंबर। ठीक है, यानी कि अगर 4 स्टार मुझे प्रिंट करने हैं तो लूप को 4 टाइम एग्जीक्यूट करना चाहिए, फिर लूप को 3 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 टाइम के लिए। तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट करे, जे लेस देन इक्वल टू आई तक चले। और आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 4 से। आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 4 से स्टार्ट हो रही है। तो बाद में आई में डिक्रीमेंट होता जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो जैसे जैसे ये कम होता जाएगा मुझे उतने नंबर ऑफ टाइम्स स्टार को प्रिंट करना है। नेक्स्ट एरर नंबर 4, केस सेंसिटिव फंक्शन नेम। यहां पे दिया गया डॉक्यूमेंट, डी कैपिटल डाल दिया है, डी को बड़ा कर दिया यहां पे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज इनकरेक्ट, करेक्ट वन इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्मॉल लेटर में। तो अब हम इसका करेक्ट कोड लिखने जा रहे हैं। हमने लिखा लेट रो इक्वल टू 4, रो 4 से स्टार्ट करेगा। लेट आई इक्वल टू रोज यानी कि 4 से स्टार्ट करे, आई ग्रेटर देन 0 जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, और आई में माइनस का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी 4 से फिर 3 में, फिर 2 में, फिर 1 की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट इनर लूप में क्या लिखा, फॉर लेट जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई तक मूव करेगा। ठीक है, यानी कि जे को कहां तक मूव करना है, 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। नेक्स्ट टाइम फिर जे को स्टार्ट करना पड़ेगा 1 के लिए, दोबारा जब लूप आइट्रेशन दोबारा स्टार्ट होगा, जे 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर जे को 1 के लिए, 2 के लिए, और फिर जे को 1 के लिए। और जितने टाइम ये चलेगा क्या करता जाएगा, पैटर्न प्लस इक्वल टू स्टार ये प्रिंट करेगा। ठीक है, और इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैटर्न प्लस बी आर क्या करेगा, एक लाइन का ब्रेक दे देगा जो कि नेक्स्ट प्रिंट ईच रो, तो वो नेक्स्ट लाइन पे वो मूव करेगा। ये देखिए मैंने कोड लिखा हुआ, लेट रोज इक्वल टू 4 से स्टार्ट करेगा, आई इक्वल टू रोज से इनिशियलाइजेशन होगी और कंडीशन आई ग्रेटर देन 0 तक मूव करता रहेगा। और कैसे मूव करेगा, विद माइनस माइनस के साथ। तो पैटर्न में बाय डिफॉल्ट एम्प्टी यहां पे रख दिया। ठीक है, फिर इनर लूप लगा दिया, फॉर लेट जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई तक मूव करेगा, और जे में प्लस प्लस करता जाएगा, और एवरी टाइम क्या करता जाएगा, प्रिंट करता जाएगा एस्ट्रिक, और ये न्यू लाइन पे मूव करेगा। मैं इस कोड को जब रन करूंगा इस प्रोग्राम को, तो क्या आउटपुट आती है देखता हूं मैं। तो आउटपुट देख लीजिए, देखें कितने स्टार, पहले 4 स्टार प्रिंट किए,
फिर 3 स्टार प्रिंट किए, फिर 2 किए, फिर 1 किए। अगर आपने पहले 5 स्टार प्रिंट करने हैं, यानी कि 5 फिर 4 फिर 2 फिर 1, तो कहां पे चेंज करना पड़ेगी? तो आपको चेंज करना पड़ेगी, ये देखें, रोज इक्वल टू कहां से स्टार्ट कर दे? 5 से स्टार्ट कर दे। ठीक है, सिर्फ आपको यहां से चेंज करना पड़ेगी। इसके बाद प्रोग्राम को सेव कर ले और इसको दोबारा रन करके देखें। तो देखिए उसने कहां से स्टार्ट कर दिया? उसने 5 से स्टार्ट कर दिया, 5 स्टार से शो किया, शुरू कर दिया। पहली लाइन में, पहली रो में 5 स्टार प्रिंट किए, फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 कर दिया। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर बी में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 बी, write a simple JavaScript program to calculate the total price of items in a shopping cart. Let item equal to 20, item 2 equal to 60 and let item 3 equal to 75. Declare the fourth variable total price, आपने fourth variable declare करना है, और and calculate the total price of 3 items. Display the value of the total price. बाद में आपने total price की वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो हमने क्या सबसे पहले किया? हमने क्या? declare item prices. 3 variables are declared to store item prices like given value. क्या किया? item 1 equal to 20, item 2 equal to 60, item 3 equal to 75. Step number 2 में क्या किया? declare total variable. A variable total price is declared. It store the sum of all 3 items. तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा let total price equal to item 1 plus item 2 plus item 3. और इसके बाद हमने क्या कर दिया? हमने टोटल प्राइस को डिस्प्ले कर दिया। The value of total price is displayed using JavaScript output. तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। आपने क्या करना? लेट आइटम 1 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी विद 20 के साथ, लेट आइटम 2 को असाइन कर दिया 60, आइटम 3 में वैल्यू असाइन कर दी 75, कैलकुलेट द टोटल प्राइस, आपने लिखा लेट टोटल प्राइस इक्वल टू आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3, और इसके बाद हमने क्या किया? क्योंकि हमारा आंसर किस में स्टोर हो चुका है? टोटल प्राइस में, और फिर हम टोटल प्राइस को यहां पे डिस्प्ले कर देंगे। टोटल प्राइस यहां डबल कोटेशन स्टार्ट किया और डबल कोटेशन को क्लोज कर दिया। यहां तक ये एज इट इज शो करेगा। टोटल प्राइस इक्वल टू, ये एज इट इज शो कर देगा, और प्लस जो कि कंकैटिनेशन के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसके बाद वैल्यू टोटल प्राइस वेरिएबल लिख दिया है जो कि इन तीनों को सम अप इसमें स्टोर करता है। तो इसमें इसके बाद इसकी वैल्यू को शो कर दिया जाएगा। सेम प्रोग्राम ये लिखा हुआ है, इसको मैं रन करने लगा हूं। तो इसको मैंने रन कर दिया। शॉपिंग कार्ट ये जस्ट एक मैसेज दे रहा है, और टोटल प्राइस इक्वल टू 155। तीनों वैल्यू को सम अप करेगा और यहां पे वो डिस्प्ले कर रहा है। ये प्रोग्राम है इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड दैट एक्सेप्ट अ नंबर एंड डिस्प्ले दैट द नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव। इसकी लॉजिक ही हम यूज करेंगे। हम एक इनपुट लेंगे एनो में, नंबर में, और फिर देखेंगे कि नंबर में क्या वैल्यू पड़ी हुई है। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब है कि आपके पास नंबर पॉजिटिव है। अगर नंबर लेस देन 0 होगा तो इसके मतलब है आपके पास नंबर नेगेटिव है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा तो फिर आपके पास नंबर क्या पड़ा होगा? नंबर 0 होगा। Step number 1, accept a number. A number is taken as input from user. The value is stored in a variable. इनपुट लेंगे और उस इनपुट को वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? हम कंडीशन चेक करेंगे। नंबर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, नंबर लेस देन 0 नेगेटिव, अदरवाइज नंबर इज इक्वल टू 0। अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर नंबर 0 होगा। हमने इसके लिए कोड लिखा, लेट num equal to prompt, enter a number. This is a message, and after this I'm going to check if num greater than 0, then it will write document.write the number is positive, else if, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर इधर आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर यहां से कंट्रोल वापस चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे मूव नहीं करेगा। else if num less than 0,
अगर नंबर लेस देन 0 होगा तो फिर क्या शो करेगा, नंबर इज नेगेटिव, वो नंबर नेगेटिव शो करेगा। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाती है तो नंबर इज नेगेटिव शो करेगा और फिर यहाँ पे ही कंट्रोल को इस इफ एल्स के स्ट्रक्चर में से निकल जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा। अगर कोई लिखी होगी तो, अगर नहीं लिखी होगी तो वो एंड कर देगा। एल्स, अब देखिए एल्स लगा दिया हमने बगैर कंडीशन चेक किए हुए। हमें पता है कि पहली कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, दूसरी कंडीशन भी नहीं ट्रू हुई, तो हमारे पास तीसरी कंडीशन सिर्फ एक ही बचती है जो कि 0 है। तो एल्स कब चेक लगाते हैं, एल्स हमारे पास लास्ट ऑप्शन होती है। हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, सेकंड को देखते हैं, थर्ड को देखते हैं, फोर्थ को देखते हैं। जब इनमें से कोई भी ना चले तो हमारे पास एल्स भी चलती होती है। ठीक है, तो आपने देखना होता है कि आपने एल्स में क्या स्टेटमेंट लिखने जा रहे हो। ये मैंने सेम कोड यहाँ पे लिख दिया, फंक्शन चेक नंबर के साथ लेट प्रॉम्प्ट नंबर पूछेगा, नम में स्टोर कर देगा, नम की वैल्यू चेक करेगा ग्रेटर देन 0, तो ये क्या कर देगा, इसको नंबर इज पॉजिटिव कर देगा, नंबर इज पॉजिटिव कर देगा, एल्स नंबर इज नेगेटिव कर देगा। ठीक है, एल्स नंबर इज 0 कर देगा। इसको रन करके देखता हूं मैं जी। मैं रन करने लगा हूं, मैं लिखा चेक नंबर, मैं लिखा जी 34, तो इससे मुझे मैसेज दे दिया द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, दोबारा मैं नंबर चेक करता हूं, मैं लिखा जी -9, तो मुझे नंबर आंसर देगा द नंबर इज नेगेटिव। दोबारा नंबर चेक करता हूं, मैं लिखा 0 लिखा, तो जब ओके किया तो उसने मुझे मैसेज दिया द नंबर इज 0। ठीक हो गया। तो आप ये कोड भी देख लीजिएगा इसका, ये सेम कोड लिखा हुआ जो मैंने बताया था। मैंने फंक्शन बना लिया था चेक नंबर के नाम से और इसको मैंने कॉल कर लिया ऑन क्लिक पे। जब मैं बटन क्लिक करूंगा तो ये इस फंक्शन को वो कॉल करेगा। ठीक है, और क्या शो करेगा, इसके बाद वो देखेगा नंबर लेगा, नंबर लेने के बाद देखेगा कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव या 0 है। क्वेश्चन नंबर 1 अल्टरनेटिव बी पार्ट इज व्हाट डज द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड प्रिंट, कहता है वो क्या प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस कोड में हम देखते हैं कोड में क्या लिखा हुआ है। कोड में हमारे पास ये स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, कांस्टेंट स्टार्ट 1 लिया, स्टार्टिंग वैल्यू कांस्टेंट स्टेप 2, ये स्टेप 2 दिया, स्टेप 2 वैल्यू इसमें स्टोर की स्टेप वेरिएबल में, और कांस्टेंट लेंथ 10, और इसमें क्या कर दिया इसने 10 स्टोर कर दिया। लेट सीरीज इसमें बाय डिफॉल्ट एम्प्टी लिस्ट है हमारे पास फॉर आई इक्वल टू 0 से लेके 0 से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी और आई लेस देन लेंथ तक चलेगा। लेंथ में क्या पड़ा हुआ 10, यानी 0 से लेकर 10 तक मूव करेंगे और आई में कितने का इंक्रीमेंट होगा, आई में प्लस प्लस करते जाएंगे। और ये क्या करता जाएगा, सीरीज डॉट पुश में स्टार्ट में जो वैल्यू पड़ी होगी प्लस आई टाइम्स स्टेप को मल्टीप्लाई करके लिखता जाएगा, पुश करता जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिखा, मैंने स्टार्ट वैल्यू हमारे पास 1 थी, स्टेप हमारे पास साइज 2 था, लेंथ हमारे पास कितनी थी 10। तो हमारे पास आइट्रेशन में लूप में क्या चीज लगी हुई है, हमारे पास लगा हुआ स्टार्ट प्लस आई मल्टीप्लाई बाय स्टेप। स्टार्ट हमारे पास क्या था 1, आई कहां से स्टार्ट होगा, आई 0 से स्टार्ट होगा, स्टेप कितने का आएगा 2 का। ठीक है, तो यहां पे फिर मैं लिख रहा हूं आई हमारे पास 1 था, आई कहां से स्टार्ट हुआ, आई की वैल्यू 0 टाइम्स 2, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1, यहां पे आंसर 1 आ गया। 2 टाइम्स 1 2 प्लस 1 3, 2 टाइम्स 2 4 प्लस 1 5 एंड सो ऑन। ये मूव करता जाएगा कहां तक, जब लास्ट वैल्यू जाएगी तो आई में वैल्यू क्या पड़ी होगी 10। ठीक है, आई में वैल्यू 10 आएगी, लेस देन है या इक्वल टू, मैं जरा चेक कर लूं इसमें लेस देन है या इक्वल टू। ये देखिए आई लेस देन लेंथ तक, यानी इसमें 10 नहीं आएगा, 9 लास्ट वैल्यू कौन सी होगी 9 होगी। तो आई की वैल्यू लास्ट वैल्यू कौन सी आएगी 9, तो यहाँ पे 9 आएगा, 9 जो कि 2 से मल्टीप्लाई होगा और 1 यहाँ पे आ रहा है, तो क्या आंसर आ जाएगा 1 प्लस 18 19, लास्ट वैल्यू क्या आएगी इसकी 19 आएगी। और फाइनल आउटपुट इसकी क्या आएगी, फाइनल आउटपुट में आएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट वैल्यू कौन सी होगी 19 होगी, ये इसकी फाइनल आउटपुट आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 डिजाइन अ पर्सनल पोर्टफोलियो वेब पेज यूजिंग HTML। अपने HTML को यूज करते हुए पोर्टफोलियो डिजाइन करना है।
द पेज शुड इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स, और ये वाले एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड होने चाहिए। टाइटल ऑफ द पेज, जिसमें टाइटल आना चाहिए। सेट इन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द वेब पेज। हेडर सेक्शन, इसमें हेडर सेक्शन होना चाहिए। इंक्लूड योर नेम, जिसमें आपका नाम, अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ इनसाइड अ हेडर टैग, और उसके मेन कंटेंट्स इसके ये होने चाहिए जिसमें प्रोफाइल पिक्चर यूजिंग द IMG टैग आपने यूज करना है, जिससे आपने पिक्चर को डिस्प्ले करना है, और शॉर्ट बायोग्राफ यूजिंग पैराग्राफ दैट इज टैग P, और अ लिस्ट ऑफ योर स्किल्स यूजिंग UL अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, इनमें से कोई एक आपने यूज करना है। और नेविगेट मेन मेन्यू, क्रिएट अ सिंपल नेविगेशन मेन्यू विद होम पेज आना चाहिए, अबाउट मी होना चाहिए, और कॉन्टैक्ट होना चाहिए। और एड टेबल शो केस योर एजुकेशनल बैकग्राउंड और वर्क एक्सपीरियंस, और बाद में आपने ये टेबल आपने शो करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पेज दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उसमें क्या क्या यूज किया। तो ये देखिए, मैंने पेज डिजाइन किया हुआ, जैसा कि हेडर सेक्शन में मैंने कंप्यूटिंग नॉलेज लिखा हुआ है, फिर मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है हेडर सेक्शन में, हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न प्रोग्रामिंग इन अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे। फिर मेन मेन्यू मैंने यूज किए, होम किया, अबाउट अस कर लिया, अबाउट चैनल कर लिया, कॉन्टेक्ट अस कर लिया, जैसा कि उसने कहा था वैसे मैंने कर दिया ये वर्किंग में। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे हेडिंग यूज की, हेडिंग के बाद मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताया, फिर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ बताया टॉपिक कवर्ड, मैं कौन कौन से टॉपिक कवर्ड करता हूँ, ये सारा का सारा लिखा हुआ है। और इसके बाद ये मैंने टेबल डिजाइन किया जैसा कि वहां पे लिखा हुआ था, कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे मैंने फुटर लिख दिया। ठीक है, ये मैंने पेज डिजाइन किया हुआ है। तो अब पेज में क्या क्या यूज किया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले टाइटल में देखिए, टाइटल में मैंने लिखा कंप्यूटिंग नॉलेज और प्रोग्रामिंग फॉर स्टूडेंट्स, ये मैंने टाइटल में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने स्टाइल शो किया। स्टाइल लिखना यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम आते हैं बॉडी की तरफ। ये हमने बॉडी यहाँ से स्टार्ट की और बॉडी क्लोज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और बॉडी के बाद हम मूव करते हैं जी हेडर की तरफ। हेडर सेक्शन में, हेडर सेक्शन में मैंने क्या, हेडिंग 1 में लिखा, मैंने कंप्यूटिंग नॉलेज लिख दिया। ठीक है, हेडिंग 1 में कंप्यूटिंग नॉलेज लिख दिया, और यहाँ पे एक पैराग्राफ यूज करते हुए मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सी दे दी, हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न प्रोग्रामिंग इन अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे आ गया। इसके बाद नेविगेशन बार मैंने यूज किया, नेविगेशन बार के लिए मैंने नैव टैग यूज किया, और नैव टैग के अंदर मैंने रेफरेंस के तौर पर क्या लिखा, मैंने लिखा href इक्वल टू, यहाँ पे मैंने अगर मेरे पास और पेजेस बने होंगे होम पेजेस के, तो मैं वहां पे उन पेजेस का रेफरेंस दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास पेजेस नहीं बने हुए तो मैंने उसी पेज पे ही रहने दिया, नंबर साइन होम कर दिया। यहाँ मैंने होम लिख दिया, फिर अबाउट का बना दिया, अबाउट चैनल लिख दिया, कॉन्टैक्ट आ गया, कॉन्टैक्ट अस, यानी कि ये नेविगेशन मेन्यू को शो करने के लिए यहाँ पे ये कोड लिखा गया। इसके बाद मेन कंटेंट आ गए। मेन कंटेंट्स में मैंने मेन लिखा, यहाँ पे सेक्शन आईडी लिखा, सेक्शन आईडी का नाम क्या दिया, होम मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैंने वेलकम लिखा, और प्रोफाइल पिक्चर लगा दी, प्रोफाइल पिक्चर लगा दी बाय यूजिंग IMG टैग। ठीक है, इमेज टैग को यूज करते हुए, IMG टैग को यूज करते हुए प्रोफाइल पिक्चर लगा दी। अगर प्रोफाइल पिक्चर अपलोड नहीं होगी तो चैनल लोगो वहां पे आ जाएगा। और यहाँ पे पैराग्राफ लेके एक मैंने जस्ट एक मैसेज लिख दिया, प्लेस योर चैनल लोगो लाइक दिस वन। सेक्शन को खत्म कर दिया। अब दूसरा सेक्शन मैंने आईडी एक होम सेक्शन बनाया, दूसरा मैंने अबाउट का सेक्शन बना दिया। ठीक है, क्योंकि जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा ना तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अबाउट में मैंने एक पैराग्राफ लेके उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दिया, एक दूसरा पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने टॉपिक कवर्ड मैंने हेडिंग लिख दी हेडिंग 3 में, और लिस्ट आइटम अनऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट मैंने लिखा, और लिस्ट आइटम में मैंने ये पॉइंट्स लिख दिए, HTML, जावास्क्रिप्ट, C++ प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग लाइक दिस वन, एग्जाम प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और ये सेक्शन खत्म हो गया। इसके बाद एजुकेशन एक्सपीरियंस टेबल बना दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेक्शन स्टार्ट किया है, और यहाँ पे मैं
हेडिंग के तौर पर मैंने इंस्ट्रक्टर बैकग्राउंड लिख दिया। टेबल 1 मैंने लिखा, ये टेबल स्टार्ट किया, ये टेबल एंड हो गया। टेबल के अंदर टेबल रोज आ जाती है, ये फर्स्ट रो आ जाएगी, ये सेकंड रो आ जाएगी और ये थर्ड रो आ जाएगी। अब टेबल रोज के अंदर मूव करते हैं तो हम टेबल हेडिंग आ जाती है। टेबल हेडिंग मैंने क्या लिखा हुआ, एस सीरियल नंबर लिखा, क्वालिफिकेशन लिखा, ईयर लिखा, ग्रेड और बॉर्डर जैसा कि दिया हुआ था। ये हेडिंग आ गया और ये टेबल का डेटा आ गया जो आपने उसके अंदर लिखना था। सीरियल नंबर आपने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा और फिर क्वालिफिकेशन में आपने मैट्रिकुलेशन लिखा, ठीक है, इंटरमीडिएट लिखा और बैचलर लिख के जो जितने भी थे ना टेबल डेटे वो आपने सारे कंप्लीट कर दिए और टेबल को क्लोज कर दिया और सेक्शन भी यहाँ पे क्लोज हो गया। सेक्शन आईडी कॉन्टैक्ट में यहाँ पे वो चला गया, ठीक है। जब आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो इस पेज पे आ जाया करेगा, यानी कि इस सेक्शन में वो मूव किया करेगा। मेल लिखा और फोटो के तौर पर यहाँ पे मैंने अपना लिख दिया 2026 कंप्यूटिंग नॉलेज लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक पेज मैंने ऐसे इसका डिजाइन कर दिया। यहाँ पे टोटल 10 मार्क्स का ये टास्क है। डिजाइन ए पर्सनल पोर्टफोलियो वेब पेज यूजिंग HTML को यूज करते हुए आपने करना। टाइटल ऑफ द पेज, हेडर सेक्शन, मेन कंटेंट्स, नेविगेशन बार, नेविगेशन मेन्यू 1 नंबर का था। टेबल आपका 4 मार्क्स का था। मेन कंटेंट्स आपके 3 मार्क्स के थे। तो हमने कैसे इसको किया, हमने इसमें से कौन कौन से टैग यूज करने हैं। टाइटल यूज करना है, टाइटल करने के लिए हेडर यूज करना है, नेम एंड इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करने के लिए, नेविगेशन बार मेन मेन्यू को हैंडल करने के लिए यूज करना है, IMG टैग यूज करना है इमेज लगाने के लिए, तस्वीर लगाने के लिए, फिर पैराग्राफ यूज करना है, बायोग्राफी लिख ले और ऑर्डर लिस्ट कर ले या अनऑर्डर लिस्ट कर ले। बाद में टेबल आपने शो करना है और आपने याद रखना है कि जो भी आपने सेक्शन बनाने हैं आपने सेक्शन का नाम ID लिख दे, होम लिख दे, अबाउट लिख दे और कॉन्टैक्ट के नाम से लिख सकते हैं जी। HTML टैग हमने स्टार्ट करते हैं। ये HTML टैग हमने स्टार्ट किया और इसके बाद मैंने क्लोज कर दिया। पेज वो कम था इसलिए मैंने वो नहीं शो किया। ये हेड मैंने स्टार्ट किया जो कि पेज के टाइटल ऊपर लिखा आएगा, ठीक है। ये हेड लिख दिया और टाइटल मैंने ये लिख दिया कंप्यूटिंग नॉलेज और पोर्टफोलियो लिखा और इसके बाद हेडर में मैंने H1 के साथ यूज करते हुए कंप्यूटिंग नॉलेज और पैराग्राफ यूज करते हुए मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिख दिया अबाउट कंप्यूटिंग नॉलेज के बारे में और इसके बाद मैंने नेविगेशन बार यूज किए, नेविगेशन बार यूज की, स्टार्ट किया और नेविगेशन बार को स्टॉप किया। एंकर टैब यूज करते हुए मैंने रेफरेंस क्रिएट किया, href इक्वल टू, ये मैंने उसका ID नंबर दे दिया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जो कि जिस मैं एरिया पे जहां पे इसको मैंने मूव करना होगा और ये डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले होगा। मेन मेन्यू में ये डिस्प्ले ये होगा और ये लिंक होगा, ये डिस्प्ले होगा और ये लिंक होगा। और मैंने सेक्शन क्रिएट कर लिया, ID इक्वल टू होम बना दिया जो कि ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ था, ठीक है। वो जब मैं होम को क्लिक करूंगा तो वो इस सेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पे मैंने होम लिख दिया, इमेज सोर्स यूज कर लिया और यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर शो कर दी। आपके पास वो पिक्चर होनी चाहिए उसी फोल्डर में, ठीक है। अगर पिक्चर अपलोड नहीं होगी तो ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। पैराग्राफ में मैंने वेलकम टू माय प्रोफाइल पिक्चर कह दिया, प्रोफाइल वेब पेज कह दिया और सेक्शन ID मैंने अबाउट कर दिया और अबाउट के में मैंने 2-3 सेंटेंसेस इसके बारे में लिख दिए और बाद में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट को यूज करते हुए अनऑर्डर लिस्ट को यूज किया, ठीक है। UL के साथ, अगर ऑर्डर लिस्ट होती तो OL के साथ लिखते, ये अनऑर्डर लिस्ट है। और लिस्ट आइटम में मैंने ये लिस्ट आइटम यूज कर लिया, HTML, CS, जावास्क्रिप्ट, C++ और पाइथन को मैंने यूज कर लिया। इसके बाद सेकंड सेक्शन में मूव कर गया। यहाँ पे मैं H2 हेडिंग 2 को यूज करते एजुकेशन लिखा और टेबल स्टार्ट किया। टेबल का बॉर्डर 1 से स्टार्ट किया। टेबल की रो मैंने लिखी, फर्स्ट टेबल रो में टेबल हेडिंग लिखी, जबकि दूसरी रो में मुझे फिर टेबल डेटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। टेबल डेटा, ये टेबल डेटा कितनी रो थी, 1 2 3 रो थी, ठीक है। टेबल डेटा और टेबल डेटा में जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी, मैट्रिकुलेशन था, 2015 था, ठीक है, A+ था और FBS थी, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैं सारी की सारी यहाँ पे मैंने लिख दी टेबल डेटा में। B+ आ गया, BSc आ गया और यहाँ पे BS आ गया, इसके बाद 2021 आ गया, इसके बाद ग्रेड आ गया और यहाँ पे AIOU अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आ गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, राइट द CSS कोड टू चेंज द फोरग्राउंड कलर ऑफ द हेडर टेक्स्ट इन द अबव टेबल पार्ट E टू लाइट ब्लू।
किसमें, लाइट ब्लू में कन्वर्ट करना आपने। राइट द CSS कोड टू सेट द विड्थ ऑफ द इमेज, क्वेश्चन 2 पार्ट C1 टू 300 पिक्सल एंड हाइट टू बी 200 पिक्सल। तो ये आपने दोनों चेंजेस करनी है। तो यहाँ पे देखिए चेंज नंबर 1, ये चेंज नंबर 1 यहाँ पे चेंज हेडर टेक्स्ट कलर टू लाइट ब्लू। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको लाइट ब्लू कर दिया, ठीक है, कलर इक्वल टू लाइट ब्लू कर दिया। ये क्वेश्चन 3 में एक चेंज थी लाइट ब्लू के साथ, और इसके साथ थी दूसरी चेंज थी सेट द इमेज विद हाइट विड्थ 300 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट इसमें कितनी होनी चाहिए, 200 पिक्सल। ठीक हो गया, तो इसको हमने चेंज किया जी। एक तो चेंज देखिए आपने इसमें की है प्रोफाइल पिक्चर में। अब देखिए ये पुरानी पिक्चर ये थी, ठीक है, पहले जो मैंने शो की हुई थी। अब इसके बाद मैंने चेंज किया, जैसे कि जो उसने सेट कही थी विड्थ और हाइट मैंने एडजस्ट किया, तो ये नई आउटपुट आ रही, ठीक है, नई पिक्चर देखिए उसने वो चेंज कर दी इसकी। और दूसरी चेंज देखें, ये जो आपको हेडर नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हम लाइट ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। लाइट ब्लू में देखें ये लाइट ब्लू नजर आ रहे हैं, ठीक है, जबकि इसमें क्या थे, इसमें ब्लैक थे, इसमें ब्लैक थे, इसमें लाइट ब्लू नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये हमने चेंजिंग की है। तो इसमें हमें टास्क दिया था चेंज टेबल हेडर टेक्स्ट कलर टू लाइट ब्लू, इसमें आपने चेंज लेके आनी थी। और दूसरा सेट इमेज विड्थ टू 300 पिक्सल एंड हाइट टू 200 पिक्सल, आपने इस टैग में चेंज लेके आनी थी। आपने क्या किया, आपने लिखा TH हेडर टेबल हेडर और कलर लाइट ब्लू, जो कलर वो कहेगा वो आपने लिख देना है, कलर का नाम। और इसकी एक्सप्लेनेशन है TH select all table heading cells, color changes the foreground color text color. And second one is CSS code set image width and height, width equal to जितनी width उसने कही होगी, height जितनी width उसने height कही होगी। इस केस में 300 उसने width कही थी और height उसने 200 कही थी। तो हमने क्या करेंगे, width 300 पिक्सल हमने सेट कर दी और height 200 पिक्सल हमने सेट कर दी। This is section B, model PBA 2026, PBA 2026. Question number 4. Design a concept map to issue a book in a library. Include checks for book availability and the maximum number of books a user can borrow. आपने क्या करना है, Design a concept map to issue a book in library. आपने लाइब्रेरी से एक बुक इशू करवानी है। Include check बुक फॉर अवेलेबिलिटी, जिसमें बुक फॉर अवेलेबिलिटी हो, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स यूजर कैन बारो, कि एक यूजर मैक्सिमम कितनी बुक्स बारो कर सकता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 अबाउट कॉन्सेप्ट मैप और फ्लो चार्ट। ऑप्शन 1 में हम कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे कि लाइब्रेरी में से आपने बुक को कैसे इशू करवाना है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट मैप होता क्या। A concept map is a diagram that shows the main ideas and its related concept in a hierarchical manner. हमने hierarchical way के साथ इसके concept को मैप करना होता है। और ये किस चीज पे फोकस करती है, रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज रादर देन स्टेप्स और प्रोसेस। इसमें कोई स्टेप्स या प्रोसेस नहीं होते, इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट रिलेशनशिप शो किए जाते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले ये बॉक्स शो किया, इस बॉक्स में मैंने लिखा लाइब्रेरी बुक इशू, कि आपने लाइब्रेरी में से बुक को कैसे इशू करवाना है। तो मैंने एक्चुअली 3 कॉन्सेप्ट को, मेन कॉन्सेप्ट को इसके लिए सिलेक्ट किया, या इसके लिए मैंने मद्देनजर रखते हुए मैंने 3 इसके सब कॉन्सेप्ट बनाए, जिसमें यूजर या उसके मेंबरशिप के बारे में बात कर रहा हूं। दूसरा ये बारोइंग रूल्स, के बुक को बारो करने के लिए कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा, और बुक की डिटेल को। ये 3 इसके सब कॉन्सेप्ट को लेके मैं आगे मूव करूंगा। तो नेक्स्ट मैं मूव करता हूं, तो उसका नेक्स्ट सब कॉन्सेप्ट इसका ये आएगा कि आपके मेंबर के साथ देखिए कि आपकी मेंबरशिप भी वैलिड है या नहीं, ठीक है। और जब बारो रूल्स को देखते हुए मैं देखूंगा कि बारो लिमिट चेक,
कि कितनी बुक्स आप बारो कर सकते हैं, क्या आपके पास कोई और नई बुक को बारो करने की लिमिट है या नहीं। नेक्स्ट मैंने बुक डिटेल में देखा कि आप जिस बुक को आप गेट करना चाहते हैं या जो बुक आप इश्यू करवाना चाहते हैं वो अवेलेबल भी है या नहीं। तो नेक्स्ट इसके लिए फर्दर मैंने इसको मूव किया, तो मेंबरशिप के कॉन्सेप्ट में मैंने नो आउटस्टैंडिंग फाइन तो देखा कि आपके ऊपर पहले से कोई फाइन तो लागू नहीं है, अगर है तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बोरिंग रूल को देखते हुए मैंने क्या किया, मैक्सिमम बुक्स रीच्ड कि आपकी कितनी बुक्स आप ले सकते हो। अगर वो मैक्सिमम रीच तक वहां पे चले गई है तो वहां पे क्या कर दे कि आपको स्टॉप कर दे या कोई इसके अलावा कोई और रूल्स अप्लाई करे। और बुक अवेलेबल्स को देखें कि अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आपको वो इश्यू कर दी जाए। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करना है, मैंने और कॉन्सेप्ट देखा कि अगर ये सारे रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं तो अब क्या करेंगे, इश्यू अ बुक, फिर आप बुक को इश्यू करवा देंगे और अपडेट रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड को भी अपडेट कर देंगे कि जो लाइब्रेरी में कितनी बुक्स थी अब कितनी रह गई है। ठीक है, और आपके पास कितनी बुक आपके खाते में जा चुकी है। नेक्स्ट फिर हम क्या कर देंगे, इसको इश्यू स्लिप कर देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमने ये कॉन्सेप्ट मैप बना लिया। सेकंड अल्टरनेट क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, हमने फ्लो चार्ट ड्रा करना है एटीएम कैश विद ड्रा करवाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फ्लो चार्ट और कॉन्सेप्ट मैप में डिफरेंस होता है। फ्लो चार्ट में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को डील कर रहे होते हैं, जबकि कॉन्सेप्ट मैप में हम जस्ट कॉन्सेप्ट और लिंकिंग को शो कर रहे होते हैं, उनका रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं। तो हम एटीएम कैश विथड्रॉ का फ्लो चार्ट बनाते हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद हमने क्या किया, इंसर्ट एटीएम कार्ड, हमने एटीएम के कार्ड को इंसर्ट किया। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या मूव करेंगे, एंटर पिन कोड, हम पिन कोड वहां पे लगाएंगे एटीएम मशीन पे। एटीएम मशीन पे पिन कोड लगाने के बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे और देखेंगे कि पिन कोड आपका करेक्ट है या रॉन्ग है। तो पिन कोड अगर करेक्ट होगा तो फिर क्या प्रोसेस करेगा, अगर रॉन्ग होगा तो क्या प्रोसेस करेगा। हम देखते हैं कि अगर प्रोसेस रॉन्ग, अगर पिन कोड उसका रॉन्ग है, ठीक है, पिन कोड रॉन्ग के केस में वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि आपके पास 2 ट्राई होगी या 3 ट्राइज होगी, तो वो ट्राइज को काउंट करता जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया, मैंने जस्ट डिसीजन सिंबल है यहाँ पे शो कर दिया कि ट्राइज लेफ्ट, कितनी ट्राइज लेफ्ट है। अगर आपके पास ट्राइज लेफ्ट है, यानी कि अभी आपके पास 1 ट्राई के या 2 ट्राई के चांसेस हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर दोबारा आप री एंटर पिन कोड एंटर करेंगे, दोबारा पिन कोड एंटर करेंगे और फिर वो वेरीफाई करेगा कि आपका पिन कोड करेक्ट है या नहीं। तो ये साइकिल चलता रहेगा जब तक आपके पास अवेलेबल ट्राइज हैं। अगर आपकी ट्राइज खत्म हो जाती है तो देन यू हैव टू बी एंडेड, तो फिर आपको एंड करना होगा। क्लियर। तो अब हम दूसरे सिनेरियो में देखते हैं कि अगर आपका पिन कोड करेक्ट है तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मूव करना पड़ेगा यस सिंबल की तरफ। और यस सिंबल में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट विथड्रॉ ऑप्शन। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनपुट सिंबल मैंने लगाया दिया क्योंकि ये हमसे इनपुट लेगा। सिलेक्ट के केस में हमने विथड्रॉ ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और इसके बाद एंटर अमाउंट लिखनी है कि हमने कितनी अमाउंट के मनी वहां से एटीएम से विथड्रॉ करवानी है। तो इस केस में हमने क्या किया, चेक अमाउंट बैलेंस, हमने अमाउंट बैलेंस चेक किया। तो अमाउंट बैलेंस क्या हो सकता है, बैलेंस हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। अगर बैलेंस होगा या नहीं होगा तो आपके केस में इसको क्या करना पड़ेगा, अगर नो के केस में जाएंगे तो बैलेंस इनसफिशिएंट बैलेंस होगा तो फिर दोबारा न्यू अमाउंट लिखना पड़ेगी, न्यू अमाउंट टाइप करना पड़ेगी ताकि वो जितना आपके पास बैलेंस हो उसके लिहाज से वो अमाउंट को विथड्रॉ करवा सके। तो ये साइकिल चलता रहेगा जब तक आप उसमें प्रॉपर इनपुट नहीं देते कि जितना बैलेंस होगा उससे कम या उस जितने पैसे निकलवाने की कमांड देंगे तो वो पैसे आपके निकलवाएगा। और नो के केस में ये एंटर अमाउंट करेगा। अगर आपके पास बैलेंस सफिशिएंट है, यस है, तो वो क्या कर देगा, वो डिस्पेंस कैश कर देगा वो। और यस के केस में वो क्या करेगा, डिस्पेंस कैश, कि वो आपको कैश देगा, एटीएम से कैश निकल आएगा।
नेक्स्ट हम क्या मूव करते हैं, इजेक्ट कार्ड। तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली कार्ड को इजेक्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद वो एंड हो जाएगा। तो ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट है एटीएम कैश विदड्रॉ करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, लेबल द फॉलोइंग डिवाइसेस। ये डिवाइसेस दी गई, आपने इसको लेबल करना है। नंबर 1, इसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड आ गया। और नंबर 2 पे ये प्रोसेसर आ जाएगा। नंबर 2 पे है प्रोसेसर। आपने इन सबको जस्ट आपने लेबल करना है। नंबर 3 पे है मेमोरी कार्ड। ये इसका मेमोरी कार्ड आ जाएगा, मेमोरी कार्ड आ गया। और नंबर 4 पे है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, आप इसको हार्ड डिस्क को आप एक्सटर्नली यूज करते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एंड नंबर 5 पे आपकी यूएसबी है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, या इसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब बी पार्ट की तरफ जाते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एज सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 इज एक्सेल। एक्सेल कौन सी कैटेगरी में आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा? जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो सॉफ्टवेयर ये एक्सेल किसके लिए, यूजर के लिए, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। गूगल क्रोम ये भी एप्लीकेशन के में आएगा, यूजर की रिक्वायरमेंट है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। और विंडोज, विंडोज आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। ठीक है, एवीजी ये भी एवीजी भी एंटीवायरस है, सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। और एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। ठीक है, डॉस भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। ये 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे, बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें 3 लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग बिजनेस आइडिया फॉर ऑनलाइन फूड डिलीवरी and prepare the business plan provided below. A services that deliver fresh, healthy and affordable meals to by professionals and students in urban areas. Customers can place orders through a mobile app with customizable meal option and real-time delivery tracking. Following are the key features: affordable, balanced and optional options for breakfast, lunch and dinner. Focus on eco-friendly packaging and sustainability. Real-time order tracking and quick delivery within 30 minutes. What you will do, company name is My Food Cart. Company's logo, आपने क्या करना, कंपनी स्लोगन बताना, इसका एग्जेक्टिव समरी बतानी है इन 1 लाइन में, कंपनी ऑब्जेक्टिव बताना है एनी टू, एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बतानी है जिसमें अकॉर्डिंग टू प्राइस, प्रमोशन, पैकेजिंग एंड डिलीवरी के लिहाज से हो, और पोटेंशियल कस्टमर्स, मार्केट, एनी टू आपने ये बताने हैं। तो आगे मार्क्स भी लिखे हुए हैं, तो अब हम इसको बताते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका आंसर कैसे देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का बिजनेस प्लान क्या है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी business idea, online food delivery services. Number 1 is delivers. What they can deliver? They can deliver fresh, healthy and affordable meals. Second point, target users. Who will use this one? Busy professionals and students. Order via mobile app with customization options like dinner, lunch and breakfast. Real-time delivery tracking within 30 minutes. फोकस ऑन इको फ्रेंडली पैकेजिंग। ये सब के सब उसमें क्वेश्चन में मेंशन थे। कंपनी नेम माय फूड कार्ट, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है। कंपनी स्लोगन क्या होना चाहिए, ठीक है, हमने रखा हेल्दी मील्स डिलीवर्ड फास्ट। ठीक है, ये हमने स्लोगन बताया। आप इसके रेलेवेंट, इससे रेलेवेंट और भी रख सकते, और इसकी एग्जेक्टिव समरी जो कि 1 लाइन में हमने बतानी है। My Food Cart, name of the company, provides affordable, healthy meal
with fast and eco-friendly delivery through a mobile application. ये हमने एग्जेक्टिव समरी बता दी इसकी. अब इसके ऑब्जेक्टिव बताने, जैसे कि 2 ऑब्जेक्टिव का कहा गया. To provide healthy and affordable meals to urban customers. Urban customers को healthy and affordable meal provide करने का इनका मकसद है, ऑब्जेक्टिव है. सेकंड ऑब्जेक्टिव है to ensure fast delivery with real time order tracking. Real time order tracking के साथ इसको फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड की जाए. नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन. Pricing affordable meal prices suitable for students and professionals. और इसके प्रमोशन के लिए क्या किया जाए? डिस्काउंट्स प्रोवाइड किया जाए, प्रोमो कोड प्रोवाइड किया जाए एंड ऐप बेस्ड ऑफर प्रोवाइड की जाए. और पैकेजिंग में क्या आएगा? इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल फूड पैकेजिंग. और डिलीवरी में क्या आएगा? फास्ट डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स विद रियल टाइम ट्रैकिंग एंड कस्टमाइजेबल मील ऑप्शंस. कस्टमाइजेबल मील ऑप्शन जैसा कि लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के लिहाज से और रियल टाइम ट्रैकिंग के लिहाज से उसको प्रोवाइड किया जाए विद इन 30 मिनट्स. पोटेंशियल कस्टमर्स में कौन से होंगे? ये कस्टमर ग्रुप 1 यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज स्टूडेंट्स. कस्टमर ग्रुप 2 busy office workers and professional in urban areas. Workers and professionals.